हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। You are welcomed in our channel Gyan Ki Shakti. Today I am going to teach a special topic in this class. देखिए, इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में और अदर जो कंपटीशन होते हैं उसमें एक अनसीन पैसेज आता है. पर्टिकुलरली आई एम गोइंग टू टीच यू कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में जब कोई अनसीन प्रोज पैसेज आता है इंग्लिश के पेपर में, तो उससे बच्चे जब सोल्व करते हैं तो वो बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो उससे बहुत डरते हैं. कुछ बच्चे उसको अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं, जबकि ये उन बच्चों की बहुत बड़ी गलती है. इसके बारे में तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा. आप इंग्लिश अनसीन पैसेज को यदि अटेम्प्ट करते हैं, ये इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है, 6 नंबर का आता है. और जब आप इसे अटेम्प्ट करेंगे तो कुछ तो लिखेंगे, उसमें से छांट कर कुछ लिखेंगे, तो सर्टेनली आपके 6 में से कुछ तो मार्क्स आएंगे, 2 या 3 तो आएंगे. आप जो ग्रामर का वर्क होता है उसी पर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, जो कि यदि आपको आता है तो पूरे नंबर आएंगे और यदि नहीं आता तो 0 नंबर आएगा. जबकि अनसीन पैसेज हो, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश हो या एस्से राइटिंग हो, यदि हम इन तीनों को अटेम्प्ट करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि कुछ तो आएगा, अर्थात 0 नहीं आएगा, कुछ तो आएगा. तो आज से ये बात समझ लीजिएगा कि आप कभी भी अनसीन पैसेज को ना छोड़ें, उससे ना घबराएं, उसको कैसे हैंडल करें, किस टाइप से आप उसको एग्जामिनेशन में अच्छा बनाएं, उसके बारे में मैं आज आपको कुछ सुझाव दे रहा हूं. उसका एक तरीका बता रहा हूं, एक टेक्निक बता रहा हूं, एक टैक्टिस बता रहा हूं कि हाउ टू अटेम्प्ट एन अनसीन प्रोज पैसेज. हाउ टू अटेम्प्ट मीन्स प्रयास करना, प्रयत्न करना, एन अनसीन प्रोज पैसेज. एक गद्यांश जो कि प्रोज में दिया हुआ है और जो अपठित है, उसको हम कैसे हल करने का प्रयास करें, ये कुछ सजेशन है. जिसने इन चीजों को कल्टीवेट कर लिया, अपने माइंड में प्लेस दे दिया, तो सर्टेनली वो अनसीन पैसेज जरूर करेगा और उस पर मार्क्स उसके 6 में से एटलीस्ट 5 और 6 भी आ सकते हैं. तो सबसे पहले कैसे आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, किस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे. नंबर 1, वोक्यूबुलरी, शब्द भंडार. इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जब कोई बच्चा अनसीन पैसेज सोल्व कर रहा हो तो सबसे पहले उसे उस गद्यांश को, उस अनसीन पैसेज को एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ना चाहिए. कम से कम 2 बार पढ़े. जब वो पहली बार पढ़ेगा तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत कम समझ आएगा. जितने वर्ड मीनिंग उसको याद है, थोड़ा बहुत उसका वो अंदाज लगा लेगा. जब एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद एकाग्रता से उसे दोबारा पढ़िए. और दोबारा कैसे पढ़ेंगे? प्रत्येक सेंटेंस का अर्थ बनाते हुए अपने माइंड में, तब उसको पढ़िए. कहीं पर कोई डिफिकल्ट वर्ड आएंगे जिसका कि मीनिंग आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, उस वर्ड को एज इट इज बोलिए, लेकिन और शब्दों की हिंदी बनाते हुए जब आप उसको बोलेंगे, उसे समझेंगे, तो निश्चित रूप से आपने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अप टू द वेरी एंड ऐसे अगर उस अनसीन पैसेज को पढ़ा होगा तो आपको सब पता लग जाएगा कि इस अनसीन पैसेज में
किस व्यक्ति या किस वस्तु का वर्णन किया गया है। कई बार ये अनसीन पैसेज ग्रेट पर्सनैलिटी, जो महान शख्सियत हैं, बड़े लोग हुए हैं, उनके बारे में आती हैं, कई राइटर्स के बारे में आती हैं, कहीं मौजूदा जो हमारी आज की जो करंट प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आती हैं, कभी बुक्स के बारे में आती हैं, कभी ट्रैवल्स के बारे में आती हैं, कभी अदर टॉपिक्स के बारे में आती है। हो सकता है वो पैसेज ऐसा भी हो जो कि आपने हाई स्कूल में, 9th में, या कहीं इधर उधर, या कहीं किसी न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा। इसलिए उसको 2 बार पढ़ें। जब 2 बार आपने पढ़ लिया तो निश्चित रूप से उसको समझने के लिए आपकी एक पहली प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास वोकेबुलरी होनी चाहिए, शब्दों का भंडार होना चाहिए। और शब्दों का भंडार आपके पास कहां से आएगा? जितने भी आपके इंग्लिश के लेसन हैं, प्रोज के लेसन हैं, पोएट्री के हैं, शॉर्ट स्टोरी है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, जो भी प्ले लगा हुआ है, उन सब में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं क्लासेस में या उन पाठों के अंत में जो डिफिकल्ट वर्ड दिए हुए हैं, या उसमें जो भी आप डिफिकल्ट वर्ड पाते हैं, उन सभी शब्दों को अवॉइड मत करिए, उनको समझिए। इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप कोई बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक इन इंग्लिश लिटरेचर वो पढ़ सकते हैं, जैसे टेल ऑफ 2 सिटीज है, द अरेबियन नाइट्स है, 12th नाइट है, और आप शेक्सपियर के 37 ड्रामाज हैं जो उनको भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इंटरेस्टिंग छोटी छोटी स्टोरी भी आप पढ़ सकते हैं, तो आपकी वोकेबुलरी निश्चित रूप से बनती जाएगी। और जब आप उस अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको उसका पूरा अर्थ समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि शब्द भंडार आपके पास होना चाहिए, वोकेबुलरी होना चाहिए, और उसको 2 बार आपने पढ़ना चाहिए, और उसकी हिंदी निश्चित रूप से आपने समझ लेनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे, एक समरी उस अनसीन पैसेज का सारांश लिखने के लिए आएगा, जो कि 1.5 नंबर का होगा। तीसरा टाइटल उसका शीर्षक लिखने के लिए आएगा, जो कि आधे नंबर का होगा। उसके बाद एक्सप्लेनिंग द इटैलिकाइज्ड वर्ड पोर्शन, या वर्ड्स भी हो सकता है, पोर्शन भी हो सकता है, यहां पर अंडरलाइन भी हो सकता है, रेखांकित या टेढ़े मेढ़े या मोटे छपे रेखांकित शब्द समूह की व्याख्या, अर्थात उन शब्दों का अर्थ देना होता है। कभी उनको अंडरलाइन कर दिया जाता है उस अनसीन पैसेज में 2 शब्दों को, या उनको इटैलिक रूप में, टेढ़े मेढ़े रूप में, मोटे रूप में लिख दिया जाता है। उनका हमें मीनिंग क्लियर करना पड़ता है, उनकी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है कि उसका वर्ड का वहां पर यूज करने का आशय क्या है। इसके अलावा क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज, उस गद्यांश से 2 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 1.5 नंबर का होगा, 3 नंबर के होंगे, और कुल मिलाकर ये पूरा अनसीन पैसेज आपका 6 नंबर का होगा। और यदि आज आपने इस बात को समझ लिया तो निश्चित रूप से आपके 6 नंबर पक्के। अब हम ये जानेंगे कि सबसे पहले देखें कि भाई समरी कैसे लिखें। समरी के बारे में देखिए, मैं तुम्हें बता रहा हूं, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, समरी कितनी लिखें, उसके बराबर लिखें, उससे बड़ी लिखें, क्या होना चाहिए, सारांश है ये। तो याद रखिए, समरी का मीनिंग जिस्ट है। जिस्ट सेंट्रल पॉइंट, उसका मुख्य विचार, सेंट्रल आइडिया। जैसे कि आप पोएम का लिखते हैं, पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखते हैं, एक पोएम है, उसका ऊपर नाम आ गया, और उसका आप सेंट्रल आइडिया बनाते हैं, तो सेंट्रल आइडिया कितना होता है उस पोएम का? एटलीस्ट 1/3 होना चाहिए। तो याद रखिए, जो भी समरी आपने यहां पर लिखनी है उस अनसीन पैसेज की, वो जो पैसेज दिया हुआ है उसका 1/3 पार्ट उसमें लिखा जाना चाहिए। 1/3, केवल 1/3 पार्ट लिखेंगे। और ये कैसे लिखा जाना चाहिए? याद रखिए, ये हमेशा इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा जाना चाहिए, डायरेक्ट में नहीं लिखा जाना चाहिए। जैसे कि ही सेज टू बी कोमा कोमा करके इन्वर्टेड कोमा में, ऐसा कोई यूज नहीं होना है उसमें। समरी में ऐसा यूज नहीं होता।
हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाना चाहिए। डायरेक्ट से जैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं, बीच में दैट लगाते हैं, सभी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अलग यूज करते हैं, ऐसे लिखा जाना चाहिए। और याद रखिए कि उसमें केवल एक ही टेंस को फॉलो करना है। जब कोई हम सारांश लिखते हैं, कोई चीज लिखते हैं, तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो आप किसी भी एक टेंस को फॉलो कर लीजिए। मान लीजिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख रहे हैं, लेकिन कोई घटना पास्ट की है, तो ये नहीं कि उसको उस घटना को भी प्रेजेंट की बना देंगे, वो पास्ट में ही रहेगी। लेकिन जो आपके थॉट्स हैं, आपके आइडियाज हैं, जो भी आप लिखने जा रहे हैं, वो उस एक ही टेंस में होने चाहिए जिस टेंस में आपने फॉलो किया। इसके अलावा इस बात पर ध्यान दें कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन वहां से उठाएंगे, एक छोड़ देंगे, फिर दूसरी उठा लेंगे, फिर तीसरी उठा लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट उठा लेंगे। यानी अगर उसमें 8-10 पंक्तियां हैं तो उनमें से 4-5 चुन लेंगे और उन 4-5 को यहां का वहां, यहां का वहां, यहां का वहां लिख देंगे। उनका कोई आपस में लिंक नहीं होगा। समरी का आपस में लिंक होना चाहिए, क्योंकि ऊपर आपने वोकैबुलरी में उसको पढ़ लिया था कि इसमें क्या कहा गया है। तो उसी टाइप से उसकी एक स्टोरी बना के, संक्षेप में, ब्रीफ में एक स्टोरी बना के फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अप टू द वेरी एंड लिखनी है। लास्ट में जब आप उसका समापन करें तो ऐसा लगे कि हाँ, वास्तव में आप उसका समापन कर रहे हैं। जो बात आपने कहनी शुरू की थी, यहां पर वो समाप्त हो रही है, ऐसा उससे परिलक्षित होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे जो करते हैं, कुछ लाइनें उसमें से उठा के यहां उसको बना देते हैं, तैयार कर देते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता। वो तो बात वही होती है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो वो तो भानुमति का पिटारा बन जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसमें कोई नंबर नहीं आएगा भाई। तो निश्चित रूप से आप उसको जैसे मैंने एडवाइस किया है उसको ऐसे फॉलो करेंगे। छोटे छोटे सेंटेंस एक टेंस में बनाएंगे। कहीं पर यदि यूज होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन का होगा, डायरेक्ट का नहीं होगा। अब तीसरी बात आती है कि टाइटल का चुनाव कैसे करें। टाइटल जो कि शीर्षक होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आपने अनसीन पैसेज को पढ़ा, 2 बार पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको उसकी हिंदी भी समझ आ गई और आपको ये पता लग गया कि वो अनसीन पैसेज जो आपके सामने दिया गया है वो किस वस्तु से या किस व्यक्ति से रिलेटेड है। अर्थात या तो वो किसी वस्तु के बारे में कहा गया है, किसी चीज के बारे में कहा गया है, या किसी व्यक्ति के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। तो वो वस्तु और वो व्यक्ति ही उसका टाइटल हुआ। टाइटल के बारे में एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जब आप टाइटल का चुनाव करें तो आपके 3 एटीट्यूड होने चाहिए। 3 एटीट्यूड, 3 दृष्टिकोण होने चाहिए। ये टेक्निक आपने अपनानी है टाइटल का सिलेक्शन करने में। 3 एडवाइस आपको देता हूं। या तो वो टाइटल उस अनसीन पैसेज की फर्स्ट लाइन में होगा, या उस अनसीन पैसेज की लास्ट लाइन में होगा। यानी जब हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में कोई वर्णन करते हैं तो उसका नाम पहले देके चलते हैं, पहली लाइन में चलते हैं, और या फिर लास्ट में लिखते हैं कि ऐसे थे महात्मा गांधी। ऐसा है कंप्यूटर, तो लास्ट में जाके हमने कहा कि ऐसा है कंप्यूटर, इसका मतलब ऊपर जो बात कही गई है वो सब कंप्यूटर के बारे में कही गई है। यदि हमने लास्ट में कहा कि ऐसे थे महात्मा गांधी, तो इसका मतलब महात्मा गांधी के बारे में ही उसमें वर्णन किया गया है और महात्मा गांधी उसका टाइटल है, कंप्यूटर उसका टाइटल है। कई बार ऐसा होता है कि ना फर्स्ट लाइन में मिलता है टाइटल और ना ही लास्ट लाइन में मिलता है। तब तीसरी हमारी जो टेक्निक होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम उस पैसेज को, हमने 2 बार पहले पढ़ा है, एक बार और अच्छे से उसको पढ़कर देख लें तो हम ये देखें कि ऐसा कौन सा शब्द है जो उस अनसीन पैसेज में मैनी टाइम्स यूज हुआ है, बार बार आया है, ज्यादा बार आया है। तो जो वर्ड उसमें ज्यादा बार आया है वही उसका टाइटल हुआ। ये तो मैंने टाइटल सेलेक्ट करने की बात कही। अब देखिए टाइटल जो होता है, जब हम उस टाइटल को लिखते हैं
तो याद रखिए टाइटल जो होता है वो हमेशा एक शब्द का होता है और ज्यादा से ज्यादा 3 शब्दों का होता है। एक शब्द या ज्यादा से ज्यादा 3 शब्द, कभी कोई सेंटेंस नहीं होता, एक वाक्य नहीं होता टाइटल। जिस टाइप से आप पोएम पढ़ते हैं तो पोएम का नाम ऊपर दिया होता है, जैसे कि आपने पीबी शैली की लेमेंट पोएम पढ़ी है तो लेमेंट ऊपर लिख दिया, ए लेमेंट एक विलाप, तो निश्चित रूप से एक विलाप, तो उससे ही रिलेटेड मैटर यानी रोना, अर्थात पीबी शैली उसमें रोया है और वास्तव में रोया है, तो इसका मतलब वो टाइटल उसका है, सही टाइटल है, एप्रोप्रिएट टाइटल है। ऐसे ही जब आप अपने टाइटल को छांटें तो ऐसा लगे कि वास्तव में इससे ही संबंधित सारा वर्णन उस अनसीन पैसेज में हुआ है। अब मैंने बताया कि भाई 3 शब्दों में, ज्यादा से ज्यादा 3 शब्दों में आपने टाइटल को छांटना है, और जब उसको लिखेंगे 3 शब्दों को तो हर शब्द का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल बनना चाहिए। मान लीजिए एक पैसेज है, उसमें हमने पढ़ा कि एक दयालु लड़के के बारे में बात कही गई है, तो जब हम उसका टाइटल लिखेंगे तो लिखेंगे काइंड बॉय, तो ए कैपिटल होना चाहिए, काइंड का के कैपिटल होना चाहिए और बॉय का बी कैपिटल होना चाहिए। मान लीजिए कोई किसी महान व्यक्ति के बारे में वर्णन किया गया, उसका नाम भी नहीं दिया गया, तो हम उसमें कहेंगे ए नोबल मैन, तो ए कैपिटल, नोबल का एन कैपिटल, मैन का एम कैपिटल, इस प्रकार से हम अपने टाइटल को लिख देंगे। ये हमारा एक सही टाइटल का सिलेक्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनिंग द इटैलिक पोर्शंस। जो इटैलिक पोर्शन है, कभी कभी यहां इटैलिक की जगह अंडरलाइन भी आ सकता है, अंडरलाइन रेखांकित, नीचे एक लाइन खींची होती है उस शब्द के, एटलीस्ट 2 वर्ड्स दिए जाते हैं। अनसीन पैसेज में 2 शब्द दिए जाएंगे, या तो उनको अंडरलाइन किया जाएगा या वो टेढ़े मेढ़े मोटे अक्षरों में छाप दिया जाएगा उसको, और पूछा जाएगा कि उनको एक्सप्लेन कीजिए शब्दों को। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी उनका वर्ड मीनिंग लिख देते हैं, उसी में से छांट के लिख देते हैं, कोई उधर से लिख देते हैं, तो एक सही तरीका नहीं है। सबसे पहले आप एक 2 पोर्शन बना के एक तरफ लिख दीजिए अंडरलाइन पोर्शन, या इटैलिक है तो इटैलिक पोर्शन, यहां पर उसका एक्सप्लेनेशन, यहां इधर वर्ड लिखिए और उसके बाद उसका एक सेंटेंस में उसको एक्सप्लेन कीजिए, जिस प्रकार से हम अपने इडियम्स को, फ्रेजेस को, मुहावरों को, लोकोक्तियों को उनको एक्सप्लेन करते हैं। जिस प्रकार से हम होमोफोन में जब 2 वर्ड समान उच्चारण वाले 2 शब्द होते हैं और उनको हम अलग अलग सेंटेंस के रूप में एक्सप्लेन करके उनके मीनिंग को क्लियर करते हैं, तो ऐसे ही उस अनसीन पैसेज को ध्यान में रखते हुए कि वहां इस वर्ड का यूज करने का औचित्य क्या है, आशय क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको आपने एक्सप्लेन करना है एक सेंटेंस में। इस प्रकार से आपने दोनों शब्दों के लिए 2 सेंटेंस बना दिए, ये भी आपका काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 5, क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज। उस गद्यांश से 2 क्वेश्चन आएंगे, 1.5 नंबर का एक होगा, 3 नंबर के दोनों होंगे, पूरा जो है कंप्लीट 6 नंबर का होगा। तो इस में जो क्वेश्चंस के आंसर हम छांटेंगे, हमने उसको अनसीन पैसेज को कई बार अब पढ़ लिया है, वो हमारी समझ में आ गया है, उसका हिंदी लगभग हमें क्लियर हो गया है, और उसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को अच्छा तरह से पढ़ेंगे, कंसिडरेट करेंगे, उनकी हिंदी को समझेंगे, तब हमें एक आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका उत्तर लगभग पैरे में, इस अनसीन पैसेज में फला जगह इसका वर्णन आया है। वहीं से हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे उन पंक्तियों को। कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहां से लेकर लास्ट तक लिख देते हैं, कहीं तक लिख देते हैं, बिल्कुल जितना भी जेन्युइन उसका आंसर बनता है उतना ही वहां से हम सेलेक्ट कर लें, और कुछ सिंपल सेंटेंस में अपने शब्दों में भी उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करें, और इस तरह से हम इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी दे देंगे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली हमने अपने पूरे अनसीन पैसेज को कंप्लीट कर दिया है। अब जो हमने कंप्लीट कर दिया है, तो पे अटेंशन, रेड दिस वेरी वेल। ग्रामर पोर्शन पर जब हम बात करते हैं सिंथेसिस की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, ट्रांसफॉर्मेशन की या सिंटेक्स की, उसमें यदि हमने उसको सही कर दिया सेंटेंस को तो मार्क्स आएंगे, अन्यथा 0 आएगा। लेकिन यहां ये संभावना है कि आपने यदि इसको अटेम्प्ट किया है तो 0 नहीं आएगा, कुछ तो आएगा,
2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 भी आएंगे और 6 भी आ सकते हैं। और मैं आपको दावे से कहता हूं ये बात, जो मैंने सजेशन दिए हैं, आप डरिए मत अनसीन पैसेज से, इसको इसी टाइप से फॉलो करिए तो निश्चित रूप से आप एटलीस्ट 4 और 6 में से 6 मार्क्स भी सर्टेनली गेन करेंगे। तो याद रखिए, अनसीन पैसेज, एस्से और ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये 3 चीजें इंग्लिश के पेपर में ऐसी रहती हैं जिसमें कि यदि हम इनको अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो कम से कम 50% मार्क्स आएंगे। तो याद रखिए, आज के बाद आप इनको कंफ्यूजन ना लें, इनके बारे में इनको अवॉइड ना करें। ग्रामर पर आप अपना फोकस पूरा रखिए, लेकिन इनको छोड़कर मत आइए और इनको अटेम्प्ट जरूर करिए। यही मेरा आपको सजेशन है और इसी सजेशंस को जो मैंने दिए आपको फॉलो करना है। और इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।